मुझसे ये कई बार पूछा जाता है कि बोर्ड में 95% से अबव मार्क्स कैसे लाएं। तो आइए जानते हैं कि 95% से अबव मार्क्स लाने के लिए क्या ट्रिक्स होते हैं, क्या टिप्स होते हैं। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे कि 95% से अबव मार्क्स लाने के क्या तरीके होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या टिप्स और ट्रिक्स होते हैं 95% मार्क्स लाने के लिए। तो इस टिप्स को हम दो कॉलम में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ बिफोर एग्ज़ाम एंड ड्यूरिंग एग्ज़ाम। हम बारी बारी से पांच पांच ऐसे टेक्निक देखेंगे, काफ़ी इफ़ेक्टिव है और मैंने अपने स्टूडेंट को ये टेक्निक बताया है और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, बिलीव मी। और आप ये करके देखें, आपको रियली बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिफ़ोर एग्ज़ाम के पहले हम क्या करें कि जिससे हमारे मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाएं। तो चलिए देखते हैं कि बिफ़ोर एग्ज़ाम में क्या इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट है दैट फोकस मोर ऑन इम्पॉर्टेंट यूनिट। हालांकि आपको सारा पढ़ना है बट फोकस उन्हीं पे करना है पहले जो कि इम्पॉर्टेंट यूनिट है। हम बारी बारी से ये जो 5 टिप्स हैं पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। फिर है सेकंड है थॉरली रीड एंड लर्न ऑफ ओनली एनसीईआरटी बुक। आपको कोई दूसरा रेफ़र नहीं करना है, किसी दूसरे के नोट्स या जो भी बुक एक्स्ट्रा आती है उसे बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है। आखिर में ये क्यों कह रहा हूँ, इसका सारा का सारा इस वीडियो में प्रैक्टिकल एविडेंस देने वाला हूँ। एंड थर्ड है प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम ऑन अ सेपरेट नोटबुक एटलीस्ट ट्वाइस। आप एक सेपरेट नोटबुक बना लें, उस पर जितने भी एनसीईआरटी का डायग्राम है उसे 2 बार एटलीस्ट ड्रॉ कर ले और उसे बार बार देखते रहें। एंड फोर्थ इज प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स डेली फॉर द 10 डेज। आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है हम देखेंगे। एंड द रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करें ताकि आप भूलें ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से ही। तो आइए देखते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फोकस मोर ऑन इम्पॉर्टेंट यूनिट। तो हमारे पूरे बायोलॉजी में 5 यूनिट्स है। तो फर्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन, ये आपको सबको पता ही होगा कि 14 मार्क्स का है। एंड थर्ड सेकेंड वन इज़ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 18 मार्क्स, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर 14 मार्क्स, एंड बायोटेक्नोलॉजी इज 10 मार्क्स एंड इकोलॉजी इज़ 14 मार्क्स। सो इसमें क्या होता है कि हर साल वैरी होता है, तो एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। तो ऐसा समझा जाता है जो 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं वो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन से आते हैं, एंड सेकेंड वन जेनेटिक और इवोल्यूशन से आते हैं, और ये जो थर्ड हमारा है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इससे आते हैं। बट ये पूरा इंटायरली हर साल चेंज होता है, तो इसलिए ये पूरा वैरी करता है। तो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली इससे पूछे जाते हैं, बट वैरी भी हो सकते हैं। तो आपको इस फर्स्ट कैसे तैयारी करना वो हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमें अगर तैयारी करनी है अच्छे मार्क्स के लिए तो सबसे पहला यूनिट किसे किया जाए। तो सबसे पहले हमें जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को देना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, 18 मार्क्स का होता है और ये काफ़ी लेंदी भी है, कंफ्यूजिंग भी है। तो इसे हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम लेंदी वाले चीज़ को और हार्ड वाले चीज़ को पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो एक दिमाग से प्रेशर हट जाता है कि हमने जो बहुत लेंदी है, जिसमें इसमें रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, लैक ऑपरॉन है, बहुत सारा कंसेप्ट है, तो ये सारा पहली बार में कंप्लीट करना है। और जेनेटिक्स से सिमिलर होता है बायोटेक्नोलॉजी, तो इसके जस्ट बाद आप करेंगे तो थोड़ा आपको कंसेप्ट बिल्ड करने में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और आपका कंसेप्ट भी इजी क्लियर हो जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी 10 मार्क्स का है और सिर्फ इसमें देखेंगे तो 2 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अगर वो पहले चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे तो मतलब पहला चैप्टर और जो सेकंड का चैप्टर है उसमें बीटी कॉटन है, जीन थेरेपी है और इंसुलिन है, तो 2-3 टॉपिक है उसमें। बट पहले जो बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक्स के बाद आप बायोटेक्नोलॉजी करें तो आप कम टाइम में 10 मार्क्स लेके आ सकते हैं। एंड देन मूव ऑन द इकोलॉजी थोड़ा सा बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ईयर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारा मतलब कि आपको याद करने वाला चीज़ है, लर्निंग कंसेप्ट है, तो 3rd नंबर पे इसे देना है। एंड द फोर्थ वन इज़ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें भी जैसे माइक्रोब की हम बात करते हैं या इन्हांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा है और रिप्रोडक्शन
रिप्रोड्यूस मैंने लिखा है, सॉरी, रिप्रोडक्शन जो होता है सबसे लास्ट में करें, क्योंकि इसमें कंसेप्ट वाइज हैं तो इजी तरीके से हो सकता है ये। तो देखते हैं सेकंड स्टेप का है, थॉरली रीड एंड लर्न ओनली एनसीईआरटी बुक। जी हाँ, आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। और कभी कभी हम देखते हैं कि जो चैप्टर, अगर मान लीजिए सेकंड चैप्टर की हम बात करते हैं, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, तो उस पर जो लास्ट जो जब जैसे चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और कभी कभी लाइन से भी क्वेश्चन आता है, जैसे उसके बीच में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके लाइन से भी वो क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। आजकल क्या है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, बार बार एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं, और जैसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेसिस पे होगा तो आप इजी से कर पाएँ। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको नीट जो एग्ज़ाम होता है, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि नीट में भी 70 to 80% पार्ट डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है। तो आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार क्या हुआ था कि 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन आ गया था कि हाउ इज़ सिक्स्थ एक्सटेंशन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड। ये जैसे क्वेश्चन आया, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, क्योंकि ये चैप्टर के बीच में से है, बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर से बीच में से है। अगर आप पेज नंबर 264 देखेंगे एनसीईआरटी का, तो उसके बीच में ये नज़र आएगा। तो बच्चे जो होते हैं इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है छोटे छोटे लाइन को, और जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमें पूरा थॉरली एनसीईआरटी पढ़ना होगा, क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको अगर 95% से अबव लेके आना है तो आपको ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी आना चाहिए। ये आप देखेंगे तो बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो होते हैं छोड़ देते हैं, और ये छूट गया था, ऐसे 2 और 3 मार्क्स का पूछा गया था, वो छूट गया था। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए तीसरा स्टेप देखते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम ऑन अ सेपरेट नोटबुक एटलीस्ट ट्वाइस। मतलब क्या है कि आपको एक नोटबुक बना लेना है, उसमें जितनी भी बायोलॉजी के डायग्राम है, जितनी भी बुक में डायग्राम है, आपको उसे सेपरेटली उसे ड्रॉ करना है, 2-2 बार ड्रॉ करना है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट लिखे हैं, आप पेज नंबर 25 देखेंगे तो वहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल से बहुत सारे मतलब कि कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आपको देखना है। स्पर्म का डायग्राम देखना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, मिलर एक्सपेरिमेंट का, ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक का बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसे मैं उसमें बताऊंगा ड्यूरिंग एग्ज़ाम वाले टिप्स में कि इस डायग्राम को कैसे यूज़ करना है, आपके आंसर्स में कैसे लिखना है। और आप देखेंगे कि नीट भी जो एग्ज़ाम होता है, नीट में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो डायग्राम के बेसिस पे आते हैं, तो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल मिलेगा ये। और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप आंसर लिखें तो प्लीज़ उसमें डायग्राम जरूर बनाएं। योर आंसर शुड बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए तो आप ट्राई करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सारा लिखें और प्लस डायग्राम बना लें, जो एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया है कि ओवेरियन साइकिल, ए साइकिल, और कैसे कैसे हार्मोन का लेवल है। तो जब भी आप डायग्राम के बेसिस पे आप आंसर लिखते हैं तो उसमें मतलब फुल एंड फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। सपोज मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 मार्क्स का आया है और आपने प्रैक्टिस किया है इतना ज़्यादा, तो आप इजी तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, तो 3 आउट ऑफ 3 आपको आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए आपके जितने भी आंसर होना चाहिए, जैसे क्या होता है कि मैं उस ट्रिप में बताऊंगा कि अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स में मैक्सिमम आप डायग्राम से आप अपने आंसर्स को कीजिए, क्योंकि डायग्राम से आप आंसर को एक्सप्लेन करेंगे तो इससे एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा और आपको फुल मार्क्स देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं हमारा फोर्थ क्या स्टेप है, द प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ सीबीएसई। तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस घर पे करना है। जैसे एग्ज़ाम होता है, जैसे यूजुअली एग्ज़ाम 10:30 से स्टार्ट हो जाता है, तो आपको भी घर पे बैठ के 10:30 से 1 o'clock तक एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आधे घंटे पहले कंप्लीट करना है। इसके 2 बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होगा कि इस आप टाइम लिमिट में आप अपने पेपर को कर पाएंगे, दैट हेल्प इन कंप्लीट योर पेपर विद इन द टाइम लिमिट। क्योंकि आपने बहुत बार, अगर आपने 15 साल के पेपर 15 दिन या 10 दिन में प्रैक्टिस किया है, तो आपको
ये लग जाएगा कि क्या लेंथ होना चाहिए। दूसरा बेनिफिट है कि आपका लेंथ ऑफ आंसर पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है, कौन से क्वेश्चन में आपको नहीं बनाना है, कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम नहीं लग रहा है। तो आप ये सब चीज़ प्रैक्टिस अपने घर पे कर लें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि बायो का पेपर काफ़ी लेंदी था, मैं लिख नहीं पाया, मैं लिख नहीं पाई, ऐसे बहुत सारे वो बताते हैं। तो ये इसलिए बताते हैं, दिस इज़ अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह, तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी इम्प्रूव कर पाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कैसे लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है। तो ये सारा का सारा आप प्रैक्टिस करें घर पे। एंड फिफ्थ इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ रिवीजन। रिवीजन आपको करना है, बार बार रिवीजन करना है, ताकि आप चीज़ों को भूलें ना। और कोई भी नया चीज़ ट्राई नहीं करना है, कोई भी चीज़ नया टॉपिक को नहीं पढ़ना है जो आपने पूरे साल में नहीं पढ़ा है आपने, तो उस नए चीज़ को ट्राई नहीं करना है और बार बार रिवीजन करना है, ताकि आपका जो आंसर है परफेक्ट तरीके से लिख पाएँ, सारा चीज़ भूले ना, सब चीज़ लिख पाएँ। तो अब हम देखेंगे कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम में करते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रेशर होता है, एग्ज़ाम फियर होता है, प्रेशर होता है, हड़बड़ाहट में बहुत सारा गलत कर देंगे। तो इस वीडियो के थ्रू ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो है इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया तो आई श्योर कि आप 95% ज़रूर ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिक होते हैं। तो आइए देखते हैं। ड्यूरिंग एग्ज़ाम में पहला है कि फॉर 15 मिनट्स। क्या होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो आपको 15 मिनट्स दिया जाता है कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ें। तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ें मतलब क्या होता है कि आप सारे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, रीड केयरफुली एंड डिसाइड। उसी टाइम डिसाइड करना है, खाली पढ़ना नहीं है, डिसाइड करना है कि कौन से सेक्शन को आपको फर्स्ट करना है, पहली बार अटैम्प्ट करना है। जैसे आप देखेंगे कि जो भी बायो का पेपर होता है वो इसके 5 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। तो आपको पहले 15 मिनट में बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारे सेक्शन के क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको वहीं पे डिसाइड कर लेना है कि सपोज मान लीजिए कि बी सेक्शन के क्वेश्चन आपको सारे अच्छे से आते हैं एज कम्पेयर। देखो करना तो सारा ही है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर आपको 95% से ऊपर चाहिए तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ये ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है कि करना तो सभी है, बट आपको डिसाइड करना है कि कौन से सेक्शन के क्वेश्चन जो होते हैं आपको बहुत अच्छे से आते हैं। सपोज मान लो कि बी सेक्शन के क्वेश्चन जो होते हैं आपको सारे अच्छे से आते हैं, तो आपको बी पे फर्स्ट कर देना है कि मुझे ये फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट करना है। अगर आपको सी के सारे ही क्वेश्चन करने तो सारे ही हैं, बट सी के क्वेश्चन थोड़े अच्छे से आते हैं एज़ कम्पेयर टू ई, डी और ए, तो आपको सी को सेकेंड नंबर देना है, फिर थर्ड को ए को थर्ड नंबर देना है। ऐसे मैं रेंडमली बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है आप पे। और इसे 4 देना है, 5 देना है, ऐसे आपको डिटरमाइन वहीं पे कर लेना है, ताकि आपको ड्यूरिंग एग्जाम में इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़े कि मैं अब क्या करूं। तो आइए देखते हैं सेकंड क्या है ड्यूरिंग एग्जाम में। ट्राई टू कंप्लीट ऑल क्वेश्चन इन अ सेक्शन वाइज। मान लीजिए कि आप सेक्शन बी के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप सीक्वेंस में फॉलो करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया, सेकंड क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन किया एंड फोर्थ क्वेश्चन किया। आपको मिक्स नहीं करना है, मर्ज नहीं करना है किसी सेक्शन बी के सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ। तो आप ट्राई कीजिए कि जो सेक्शन आपने पहले डिसाइड किया है, सपोज आपने बी डिसाइड किया है, तो बी के सारे क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज करते रहें और किसी भी दूसरे सी क्वेश्चन, सेक्शन सी के क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, डी का नहीं आना चाहिए, और ऐसे फॉलो करना है आपको। आइए थर्ड स्टेप देखते हैं कि द लीव एटलीस्ट 5 लाइन्स आफ्टर फिनिश योर आंसर। मान लीजिए कि आपने कोई सेक्शन स्टार्ट किया और थर्ड का आप आंसर लिख रहे हैं, आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख के यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसी सेक्शन का है, तो एटलीस्ट आपका 5 लाइन का गैप होना चाहिए और फिर दूसरा आंसर स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए बहुत नीट और क्लीन होना चाहिए और एक ही में मर्ज नहीं करना है, खिचड़ी नहीं पकानी है। आपको बिल्कुल साफ और सुथरा रिप्रेजेंटेशन करेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ऐसे करना है। और इसमें और भी ध्यान देना है कि मान लीजिए आप बी सेक्शन को आपने कंप्लीट कर दिया और आपका हाफ पेपर पे ही कंप्लीट हो गया बी सेक्शन के सारे क्वेश्चन, तो आपको सी सेक्शन उसी पेज पे स्टार्ट नहीं करना है। आपको सी सेक्शन क्या है कि अगले नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करना है। तो जब भी आप
सेक्शन वाइज क्वेश्चन करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे कर सकते हैं। बाकी विद इन सेक्शन, अगर मान लीजिए बी का थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसी पेज पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सेक्शन में अगर आप मूव करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज पे करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ स्टेप ये है कि ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम एज मच एज पॉसिबल। जितने भी आप आंसर लिखेंगे, 1 मार्क्स में तो डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। सेकंड मार्क्स के जितने भी पेपर, सेकंड मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, थर्ड मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्कर जो क्वेश्चन होता है, जो सेक्शन जो बीच वाला होता है 4 मार्क्स वाला होता है, वो तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो उसमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। बट जो सेकंड नंबर का होता है, थर्ड नंबर का होता है, तो उसमें आप डायग्राम बनाएं, डायग्राम से आप आंसर्स को करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, बच्चे बहुत सारे होते हैं, बहुत छोटे छोटे डायग्राम बनाते हैं। आपको छोटा छोटा डायग्राम नहीं बनाना है, वहाँ पे पेज बचाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायग्राम को बहुत अच्छे से ब्रॉड तरीके से बनाएं ताकि उसे एग्जामिनर को दिखे और समझे। और आप डायग्राम बना रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया, सपोज लैक ऑपरॉन आया या समथिंग कुछ आया, तो आप मान लीजिए मैं एक डायग्राम मैंने बनाया, कुछ भी XYZ मैंने कुछ भी डायग्राम बनाया, तो आप डायग्राम के नीचे से लिखना स्टार्ट करें, आसपास से लिखें ना, और ट्राई करें कि एक पेज पे कवर हो जाए डायग्राम, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करें। मान लीजिए मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट आ रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल पेज है, तो उस पर पूरा का पूरा अच्छे से डायग्राम बनाएं और फिर नेक्स्ट पेज पे उसे एक्सप्लेन करें। डायग्राम को एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें डायग्राम के फॉर्म में। तो आइए फिफ्थ स्टेप देखते हैं कि ट्राई टू फिनिश योर पेपर विद इन दैट बिफोर द 15 मिनट्स। आप 15 मिनट्स पहले अपने पेपर को फिनिश कर लें। और अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन, 15 साल का क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस घर पे किया ही है। और नेवर फॉरगेट टू अंडरलाइन कीवर्ड्स फ्रॉम योर आंसर। आपने जो भी आंसर लिखा है, आपने 15 मिनट पहले पेपर कर लिया है, तो जो भी आपने आंसर लिखा है आप कीवर्ड को अंडरलाइन कर लें, ब्लैक पेन से कीवर्ड को अंडरलाइन करें। जो भी बायोलॉजिकल टर्म है या जो भी आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आप जैसे मान लीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस आता है, तो उसमें स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्म का फॉर्मेशन है, टेस्टिस है, तो ये सारे कीवर्ड हैं, तो कीवर्ड को अंडरलाइन करें। एंड दिस कीवर्ड इज हेल्पफुल फॉर द आई कैच बाय द एग्जामिनर। जो एग्जामिनर पेपर चेक करेंगे तो कीवर्ड आपको तुरंत, आपने अंडरलाइन किया, उसने तुरंत वहाँ पे फोकस करेंगे। और आपने डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया, इतने अच्छे से लिखा भी है, आपका बिल्कुल साफ और सुथरा प्रेजेंटेशन भी है, तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को क्या खिलाएं। तो बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, डू नॉट ईट हैवी मील बिफोर द एग्ज़ाम। आपको हैवी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे मिल्क बहुत ज़्यादा हैवी होता है, आपको मिल्क अवॉइड करना है। सिंपल आप 2 रोटी और कोई एक छोटी सी सब्जी, कोई सब्ज़ी है वो ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। तो इससे क्या, आपको, आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप इजी समझ पाएंगे, या कोई भी समझ पाएगा। आपको डाइजेशन के लिए, फूड को डाइजेशन के लिए मैक्सिमम हमें एनर्जी चाहिए, एंजाइम चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ये जो ऑक्सीजन है ये कौन लेके आएगा? ब्लड वेसल्स लेके आते हैं ऑक्सीजन। तो ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लेके आएगा। तो क्या होगा कि ब्लड फ्लो इंक्रीजेज इन GIT, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लाइक द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हर जगह ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें फूड को डाइजेस्ट करना है, क्योंकि हमने हैवी मील ले लिया है। तो ब्लड तो हमारा कांस्टेंट है, अगर हम देखें तो 5 to 6 लीटर हमारा ब्लड कांस्टेंट है, नया ज़्यादा ब्लड तो बनेगा नहीं। तो मैक्सिमम ब्लड का फ्लो जो होगा वो हमारे GIT और स्टमक एरिया में चला जाएगा। और जो ब्रेन है, तो ब्रेन में थोड़ी सी जो ब्लड सप्लाई है स्लाइटली डिक्रीज़ हो जाएगा। इससे क्या होगा कि सोचने की शक्ति जो है थोड़ी डिक्लाइन हो जाएगी। आप अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो शायद ना कर पाएँ, तो इसलिए ये कभी भी नहीं करना है हमें। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, ईट चॉकलेट गेट बेटर मेमोरी। जी हाँ, चॉकलेट में क्या होता है, जितने भी डार्क चॉकलेट होते हैं, सिंपल जो चॉकलेट होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ फ्लेवोनॉइड एंड कोका बीन्स, ऐसे रिपोर्टेड है, रिसर्च है। एंड दिस फ्लेवोनॉइड एंड कोका बीन्स इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन ब्रेन, सो फॉर द स्लाइटर टाइम, थोड़े टाइम के लिए, एंड दे इंक्रीज द IQ, और आपके कंसेप्चुअल सोचने की शक्ति थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। और आपने देखा भी होगा, जो भी हम शुभ काम करना जाते हैं तो मीठा खिलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरा शुगर ले लें, थोड़ा सा मीठा लें, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ब्रेन को चाहिए ताकि अच्छे से ब्रेन काम करे, तो उसी से ये कंसेप्ट आया हुआ है। तो आपको चॉकलेट, जब जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाएं तो आप अपने साथ एक चॉकलेट रखें,
तो एग्ज़ाम के टाइम में खाते रहें बीच बीच में एक दो, और फिर आप देखिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। एंड द नेक्स्ट आप देखते हैं कि टेक प्रॉपर स्लीप। आपको 7 से 8 घंटे का एक स्लीप लेना है, अच्छे से सोना है। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होता है और वो पूरी रात पढ़ते हैं। ऐसे हमें नहीं करना है, क्योंकि हमने पूरी साल पढ़ाई किया है, स्कूल गए हैं, वहाँ पे पढ़ाई किया है। तो जब अगर मान लीजिए, ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं किया तो एक रात में क्या कर पाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। आपने पूरी साल अच्छे से पढ़ाई किया है, स्कूल में गए हैं और वह इंस्टीट्यूट में गए हैं, अगर आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया या सेल्फ स्टडी आपने किया है, तो उस रात को आपको अच्छे से नींद लेना है, ताकि आप फ्रेश फील करें, एनर्जेटिक फील करें, और आप सही से अपने आंसर को एक अच्छे प्रेजेंटेशन में लिख सकें। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं, लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। शेयर करें इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, थैंक यू सो मच।